बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। साथ में 67 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो गेम डिज़ाइन सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ईमेल में भी बता दिया था, क्योंकि बाज़ पार्टिसिपेंट्स ये सवाल पूछ रहे थे कि गेम डिज़ाइन के लिए क्या कोडिंग और प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए होता है वर्सेस जो है ना इसके बिलमुकाबिल गेम डेवलपमेंट। क्योंकि आपने तकरीबन 50% पार्टिसिपेंट्स उन्होंने रजिस्टर किया है जो ऑलरेडी CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में है। मेजॉरिटी अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं और कुछ मास्टर्स के हैं। तो गेम डिज़ाइन के अंदर गेम डिज़ाइन एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, और जबकि गेम डेवलपमेंट के अंदर एक्चुअली जो आपका उसके कोडिंग वाला और प्रोग्रामिंग वाला एलिमेंट होता है वो कवर किया जाता है। तो इसके अंदर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अयासबुल इंसान युतरा का खुदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, जो आजकल बहुत बड़ा कंसर्न भी है कि यानी क्या इंसान ये समझता है कि उसको बेमकसद पैदा किया गया है। तो क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खेल कूद है, खेल तमाशा है? ये बहुत अहम चीज़ है कि हम लोग अपने मकसद हयात को ना याद रखें इससे पहले कि हम गेमिंग में और गेम डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व हों। तो ये इसमें क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो बुनियाद हमारी बनी होगी तो फिर जो है ना पता चलेगा, क्योंकि ये जैसे आता है कि जजमेंट डे यानी क़यामत के दिन बहुत से सवालात किए जाएंगे, जिनमें से जाहिर है एक सवाल एक्सक्लूसिवली ये होगा कि जवानी किस काम के अंदर खर्च की, और उसके अलावा एक सवाल ये होगा कि उम्र किस मुश्किल के अंदर गुजारी। तो जो 7 6 7 सवाल इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं, उनमें से यूथ के ऊपर एक स्पेसिफिक सेपरेट क्वेश्चन आएगा और एक पूरी लाइफ के बारे में आएगा कि आपने लाइफ किस चीज़ के अंदर जो है ना स्पेंड की। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि हम लोग जो वीडियो गेम डेवलपमेंट में इन पर्टिकुलरली उसका मकसद ये ना हो कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ खेल कूद के ऊपर लगाया जाए। तो उसी पॉजिटिव मैसेज के ऊपर आते हैं कि वीडियो गेम्स के थ्रू हम लोग किस तरह मुस्बत जो है ना पैगाम पहुंचा सकते हैं। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने आमतौर पर मशहूर ये है कि कुरान के अंदर शायद सबसे ज़्यादा हुक्म जो है ना वो नमाज़ों का है, और नो डाउट अहकामात के अंदर तकरीबन 700 मरतबा अल्लाह ताला ने 700 डिफरेंट आयात के अंदर नमाज की तरफ मदऊ किया है, और उसके बिलमुकाबिल तकरीबन 1000 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने वो लोगों को अपनी ज़ात की तरफ और अपनी निशानियों की तरफ बुलाया है कि तुम कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करो कि, और इससे ताकि अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानो। तो ये एक छोटा सा भी यूनिवर्स कितना बड़ा है इसके बारे में हमें सोचना, गौर व फिक्र करना, ताकि हम अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाने कि दुनिया के अंदर आए किस लिए, इतनी बड़ी कायनात किस ज़ात ने तख्लीक की है और किस तरह जो है ना कब खत्म की जाएगी। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं मीडिया के ऊपर कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मीडिया की जो स्टोरी टेलिंग पावर है ना वो बहुत हाई है कंपेयर टू ये ट्रेडिशनली क्या होता था। ज़ाहिर किताबों के अंदर और नावल्स के अंदर भी कहानियां लिखी जाती हैं, और एट द सेम टाइम जो यानी लोग जुबानी भी सुनाते होते थे, थ्रू जनरेशंस भी स्टोरीज पास होती थी। मोर रिसेंटली जब से ज़ाहिर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई लेट 1980s के अंदर, पहले पिक्चर्स कैमरास बने और फिर मूविंग वीडियोस बनी। बल्कि आता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉरर मूवी ये थी कि उसके अंदर घोड़ों की दौड़ थी, लेकिन फर्स्ट टाइम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा तो लोग उससे देख के डर जाते थे कि जी ये तो ऐसे लग रहा है हमारे ऊपर आ जाएंगे। और उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओवर टाइम इवॉल्व होती चली गई है, और अब ज़ाहिर है रेजोल्यूशन के लिहाज से भी 4K 8K पे 3D इफेक्ट्स के ऊपर VR के ऊपर डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो आती चली जा रही हैं। स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह बहुत हैवीली यूज हो रहे हैं। एक आम बंदे के लिए डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि रियल करेक्टर कौन सा है और फिक्शनल कौन सा है। टेक्नोलॉजी स्पीड में एनहेंस होती चली जा रही है। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो ये बहुत पावरफुल एजुकेशन टूल भी है। दुनिया के अंदर यही इशू है कि जो लोग जिस तरह का मीडिया और कंटेंट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर टाइम वो आपके माइंड को भी उसके हिसाब से चेंज करता चला जाता है, आप उसको रियलाइज करें या ना करें। लेकिन आप होता यही है कि मेंटली इंसान जो है ना वो उस कल्चर को जो जो चीज भी देख रहा है उसको ऐसा ऐसा अब्जॉर्ब करता चला जाता है। आप छोटे बच्चे को देखें, उसको अगर आप कुरान ज्यादा सुनाएंगे वो कुरान की आयतें सीखना शुरू कर देगा। उसको आप कार्टून दिखाएंगे वो कार्टून जैसी हरकतें करनी शुरू कर देगा। उसको आप कोई अग्रेसिव चीज दिखा रहे होंगे वो उस तरह की हरकतें शुरू कर देगा, लड़ाइयां शुरू कर देगा। तो ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर अलबत्ता सैड पार्ट ये है कि आल्दो आज से आप 20 30 40 साल पहले का कंटेंट देखें, पाकिस्तान के अंदर भी जो ड्रामे बनते थे उनके अंदर भी मोरल लेसन होते थे। तो एंटरटेनमेंट भी होती थी, ह्यूमर भी होता था, लेकिन साथ में कोई ना कोई सबक भी दिया जा रहा होता था। अलबत्ता पिछले चंद सालों के अंदर क्या हो रहा है, खासतौर पिछली 2 3 डेकेड से
कि इसके अंदर पॉजिटिव कंटेंट की बहुत शदीद कमी होती जा रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वल्गैरिटी और इमोडेस्टी फैलाना ही जो है ना वो मीडिया का मकसद बनता चला जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया का इम्पैक्ट इतना हैवी है कि ये आपके बकायदा हर्ट्स को, इमोशंस को चेंज करता है। लोग करेक्टर्स को देख के, करेक्टर्स के मरने के ऊपर आंसू बहा रहे होते हैं, लेकिन इशू ये है कि अब जाहिर है ये चीज के रियलिटी से अगर आप इतना हट रहे हैं कि हकीकत के अंदर दुनिया का क्या नुकसान हो रहा है, उन चीजों के ऊपर लोगों का गौर नहीं है और लोग जो है ना इन ख्याली किरदारों के ऊपर आंसू बहा रहे हैं, तो जाहिर है ये एक इंतहाई मैटर ऑफ कंसर्न बन जाएगा। फिर इसी तरह कॉस्प्ले इवेंट्स दुनिया के अंदर होने शुरू हो गए, जिसमें होता क्या है कि लोगों ने जो एनिमेज के अंदर, कार्टून्स के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे होते हैं, लोग उन जैसे ड्रेस खुद बना के आ रहे होते हैं कि जी देखो मैं देखने में फलां किरदार जैसा लग रहा हूँ। तो अगेन ये भी पॉइंट है, यानी कि कितनी स्ट्रांगली मीडिया लोगों को इन्फ्लैक्ट कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि लोग बकायदा अपने हुलिये भी उन जैसे बनाने जा रहे होते हैं। तो जब आप कोई कैरेक्टर्स बना रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई गेम बना रहे हैं, तो कॉन्शियस रहना है हमने कि हम उसके अंदर जो किरदार डाल रहे हैं वो किस तरह के डाल रहे हैं, उनके लिबास किस तरह के डाल रहे हैं, ताकि अगर कल को कोई उनको अपना आइडियलाइज कर रहा है, उनको मिमिक कर रहा है, तो हम लोग जो है ना उसके लिए सिंफुल ना हो। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर ऑब्वियसली जॉब्स भी बहुत ज्यादा हायर हुई हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर जो है ना वो इश्यूज ज्यादा हैं, मॉरली, एथिकली। तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है जब भी। इसी तरह जो एनिमेशन का नॉलेज है वो बाय द वे ब्रांड लोगोज वगैरह के लिए, उन चीजों के लिए भी डेवलपमेंट में यूटिलाइज होता है। मोर रिसेंटली 3D और इन चीजों के अंदर इसकी बहुत यूटिलिटी आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ब्रांड का लोगो आ रहा है, उसके साथ में मूवमेंट आ रही है, क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कंपेयर टू अ स्टिल पिक्चर। तो इसके अंदर यानी अगर आप ये नॉलेज गेन करते हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको बहुत सी जगहों पे, आप बहुत सी एक फील्ड से दूसरी फील्ड के अंदर स्विच कर सकते हैं। बात चीजें ओवरलैप कर रही हैं, बल्कि मोर रिसेंटली टर्म यूज हो रही है ट्रांसमीडिया स्टोरी टेलिंग। ट्रांसमीडिया क्या होता है कि एक ही, फॉर एग्जांपल ब्रांड ने मल्टीपल डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर अपनी स्टोरी सुनानी होती है। फॉर इंस्टेंस अगर अब जाहिर है एक ब्रांड वो यूट्यूब के ऊपर के भी वीडियोस चला रहा है, लेकिन उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रन करना है, उसने कोई ना कोई ऐड भी चलाना है, हो सकता है उसने कोई ना कोई वीडियो और चीज भी बनानी हो, तो आप देखेंगे कि एक चीज एक जगह से कॉमिक एक हिट होते हैं तो उसके ऊपर एनीमे आ जाएगी, टीवी शो आ जाएगा, मूवी आ जाएगी, और कोई वीडियो गेम हिट होती है तो उसके बाद उसके ऊपर कोई एनीमे बन जाती है, कोई कॉमिक्स बन जाते हैं। तो ब्रांड एक जगह से दूसरे डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर जो है ना वो मूव करना शुरू कर देता है। तो अच्छा, अब वीडियो गेम्स का डिफरेंस टच करते हैं। यहां तक तो बात हुई थी जनरल मीडिया के ऊपर। वीडियो गेम्स में और बाकी मीडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप लोगों ने भी गौर किया होगा, कि एक किताब या एक कॉमिक्स जब आप पढ़ रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आईज को, यानी आपकी सेंस ऑफ साइट को इन्वॉल्व करती है, कि आपको उसकी तरफ देखना पड़ता है फिर आप किताब पढ़ सकते हैं। इसके बिलमुकाबिल जब आप कोई ऑडियो सुन रहे होते हैं, कोई नशीद सुन रहे हैं या कोई भी कंटेंट, तो वो आपकी ज़ाहिर है हियरिंग को रिक्वायर कर रहा होता है, उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं होता। थर्ड चीज फिर जो इससे हायर इन्वॉल्विंग है वो वीडियो है, कि जब आप कोई मूवी या कोई वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं या वट, वो आपकी साइट को भी इन्वॉल्व कर रहा है और ऑब्वियसली हियरिंग को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो दोनों में से एक अगर आप मिस करते हैं तो जाहिर है आप कुछ ना कुछ एलिमेंट उसका मिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इनके बाद आती है वीडियो गेम। वीडियो गेम में और इनके अंदर दो बहुत बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वीडियो गेम साथ में टच भी ऐड कर देती हैं, जो आपकी थर्ड सेंस है, क्योंकि विदाउट मूविंग, विदाउट कंट्रोलर वीडियो गेम को आप रन नहीं कर सकते। तो वीडियो गेम साइट भी इन्वॉल्व करती हैं, आपकी आपकी हियरिंग भी इन्वॉल्व करती हैं और आपकी सेंस ऑफ टच भी इन्वॉल्व करती हैं। तो जाहिर है वो बहुत ज्यादा आपको इमर्शन लेवल बढ़ा देती हैं उसके अंदर। और दूसरा डिफरेंस फिर वीडियो गेम्स में यह है कि वीडियो गेम्स वाहिद मीडिया है जो अनस्किपेबल है। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप बीच में से स्किप करके अगले पेजेस पे जा सकते हैं, अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं तो आप स्किप करके एंड से सुन सकते हैं। लेकिन वीडियो गेम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक गेम खेल रहे हैं, आप उसके चंद लेवल छोड़ के फाइनल लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, आपको उसको बीच में से गो थ्रू करना होता है। ये उसके अंदर क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा फिर करेक्टर जाहिर है चूंकि कंट्रोल कर रहा होता है एक शख्स जो खेल रहा होता है, इसलिए उसका इमर्शन लेवल जो है ना वो इसके अंदर बढ़ता है और इसका इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है। अगर एक वीडियो गेम के अंदर एक करेक्टर की डेथ होती है, ये मिस करता है, तो प्लेयर के लिए वो उसको वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनता है। इसके बाद आते हैं वीडियो गेम्स की हिस्ट्री के ऊपर।
तो वीडियो गेम्स आप समझ लें, इसकी अटेम्प्ट्स 1950s में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट। उस वक्त इसका नाम वीडियो गेम नहीं था, सिर्फ इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट इसको कहा जाता था। तो एक दो एफर्ट्स उस वक्त भी हुई थी, लेकिन वो एज इट इज कमर्शियलाइज नहीं हुई, ना ही पेटेंट की गई। जो मेनली है वो 1971 में और खासतौर पे 1972 में पोंग गेम आई थी, जो बाकायदा आर्केड्स में भी गई, और इसको फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंसोल्स कहा गया। यहाँ से वर्ड वीडियो गेम जो है ना वो डेवलप हुआ और ज्यादा फेमस हो गया इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट की बजाय। यानी तकरीबन 4 सदी 5 सदी पहले की ये बर्थ है। फिर सेकंड जनरेशन है कंसोल्स की। इस वक्त 10-15 डिफरेंट कंपनीज ने कंसोल्स बनाए। अटारी एक अमेरिकन ब्रांड था, इसने जो है ना काफी, इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली अमेरिकन है, तो इसने उस वक्त बड़ा फेम गेन किया। बल्कि आया था कि ये $2 बिलियन कंपनी बन गई बहुत कम अरसे में, बाय 1980-81 के करीब, और हाईली वैल्यूड कंपनीज के अंदर आना शुरू हो गई थी। लेकिन इसने इनोवेट नहीं किया अपने आप को, और फिर जापानीज ब्रांड निंटेंडो और सेगा एंटर हो गए थर्ड जनरेशन ऑफ कंसोल्स में 1980s में। फिर इन दोनों का मेन कंपटीशन रहा, इनके अलावा भी और बहुत से कंसोल से, लेकिन वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, ये एक वीडियो यहाँ पे दी हुई है, अगर कोई आप में से देखने में इंटरेस्टेड होगा मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स भेज दूंगा। इस वीडियो के ऊपर पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि जब इनिशियल जो गेम्स थी वो कितने सिंपल ग्राफिक्स की होती थी, और ज़ाहिर ओवर टाइम जब टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हुई तो फिर किस तरह जो है ना वो ग्राफिकली इंप्रूव होती चली गई है। कि शुरू के अंदर एक बंदा जो है वो एक पूरी वीडियो गेम बना लेता होता था, क्योंकि उस वक्त वीडियो गेम्स इतनी सिंपल होती थी, वही बंदा कोड भी कर लेता था, वही उसकी स्टोरी भी बना लेता था, और उसी से तरह जो है ना वो, ठीक है, ये वन ऑफ द फर्स्ट जो वीडियो गेम्स की एफर्ट्स थी शुरू में। किस तरह ये आप कह सकते हैं दुनिया की पहली वीडियो गेम थी कि वो किस तरह सिर्फ ये एक मूवमेंट को और उसको एक प्लेयर की टच से जो है ना वो मूव कर रही होती थी। तो 1962 में यानी ये एफर्ट की गई। इसी तरह लेटर ऑन 1970s में और आगे जाके एक वो माइनर मूवमेंट और करेक्टर्स, फिर उससे जाके जो है ना किस तरह ओवर टाइम इवॉल्व होती चली गई चीजें। तो इससे अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, यानी हिस्ट्री के अंदर जनरेशन कंसोल में फिर आगे कैसे चीजें मूव की। मतलब फिर फोर्थ जनरेशन है, आप लोग कह लें 16 बिट एरा। फिफ्थ जनरेशन में बल्कि सोनी ने रियलाइज किया कि ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, तो सोनी प्ले स्टेशन कंसोल के साथ इसके अंदर इन हो गया, और उससे अगले जनरेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी एंटर हो गया सिक्स जनरेशन ऑफ कंसोल में, उनका एक्सबॉक्स आ गया। बल्कि इससे सेगा ने क्विट कर ली वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री। 2005 से फिर 7 जनरेशन आई, 2012 से 8 जनरेशन है जो अभी तक चल रही है, और इस साल के एंड से एक्सपेक्टेड है आपके 9th जनरेशन जो है ना वो वीडियो गेम्स की स्टार्ट होगी। तो ये डिफरेंट इनकी कंसोल्स की वार्स है। शुरू में सेगा और निंटेंडो का एरा ज्यादा रहा, फिर मोर रिसेंटली अब सोनी और माइक्रोसॉफ्ट का और किसी हद तक निंटेंडो का कंपटीशन इनके साथ चल रहा है। वीडियो गेम्स के अंदर बजट का आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि यानी कहाँ इतनी सस्ती गेम्स बनती होती थी और अब उससे इतनी एक्सपेंसिव बननी शुरू हो गई हैं। कि मोर रिसेंटली अगर आप लोग ये देखेंगे तो वीडियो गेम्स का जो एवरेज बजट है स्पेशली हाई एंड गेम्स वो 20-25-30 मिलियन डॉलर के करीब है। यानी आप कह लें 5-6 अरब रुपए पाकिस्तानी, इतने में जाके एक टॉप एंड गेम बनती है, और 2 to 3 ईयर्स उसका टोटल डेवलपमेंट टाइम होता है, बाज़ इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता होता है। तो यानी ये डिफरेंट, इसी तरह हिस्ट्री में फाइनल फैंटेसी 7 एक गेम बनी थी। ये उस वक्त हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो गेम का इसने रिकॉर्ड मेंटेन किया था, क्योंकि 45 मिलियन में बनी थी और $100 मिलियन इसके ऊपर इसकी यानी मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड हुआ था। ठीक है, तो एक एवरेज जो डेवलपर है, जो लोग सीएस की फील्ड में, उसको 10 यूजुअली वेस्ट में वो $10,000 पर मंथ के हिसाब से हायर किया जाता है, और एक गेम का इसी तरह बजट निकाला जाता है कि कितने डेवलपर काम करेंगे उसके ऊपर। 200 डेवलपर चाहिए होंगे, 100 चाहिए होंगे, 150 चाहिए होंगे, और उससे यानी क्या उसकी फाइनल आउटलुक बनेगी। बाकी ज़ाहिर वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है। ये मैं आपको सैंपल के तौर पे चार्ट दिखा रहा हूँ, ये न्यूज़ू ने अच्छी रिपोर्ट बनाई हुई है, और इसके अंदर ये कि मोबाइल गेमिंग काफी स्पीड में मार्केट शेयर कैश किए जा रही है, पीसी गेमिंग रिलेटिवली कम हो रही है, कंसोल भी एक मॉडरेटली स्पीड में ग्रो कर रही है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज बहुत हाई एंड पे जा रहा है। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स वीडियो गेम सर्च कर लेते हैं। इसमें ऑब्वियसली आप लोग भी बहुत अच्छी लिस्ट आई एम श्योर जनरेट कर सकते हैं। वीडियो गेम्स एंटरटेनिंग भी बहुत ज्यादा है, लर्निंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव होती हैं, इमर्सिव है बहुत ज्यादा, फ्रीडम है इनके अंदर, आप रियलिटी से एस्केप फील करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कॉन्स भी ध्यान में रखने हैं।
एक तो जो नेवर एंडिंग गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम जो सिर्फ कंपटीशन के ऊपर होती हैं, वो यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उनमें कोई एंड नहीं होता, तो लोग वो फॉरएवर ही की तरह खेलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी लूज होती है, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स मिस की हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स बहुत सी डैमेज हुई हैं लोगों की, डिवोर्सेस। इवन अभी पिछले दिनों एक केस आया था वेस्ट में कि एक कपल ने एक गेम के अंदर इतना इन्वॉल्व थे, वो इतने घंटे गेम खेलते रहे कि उनका 30 माह का बच्चा था वो भूख की वजह से मर गया। तो इस तरह की मतलब हरकतें जो है ना, वो एक गेम के अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट कि आपको लाइफ की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका ये एहसास ना रहे, ये बहुत क्रिटिकल चीज है इसके अंदर। क्योंकि डिजाइनर्स और डेवलपर्स की ये कोशिश होती है कि गेम को ज्यादा से ज्यादा इमर्सिव बनाया जाए, इन्वॉल्विंग बनाया जाए, तो उसमें ये एथिकल कंसर्न है जो ज़हन में रखने होते हैं। दूसरा, इसके अलावा भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सी चीजें हैं। तो इस्लामिक गाइडलाइंस टच करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन आप ये ध्यान में रखें कि ज्यादातर चीजें जो होती हैं, रफली स्पीकिंग 95% आइटम्स आप कह सकते हैं वो हलाल होती हैं, और हार्डली 5% चीजें हैं जो ममनू होती हैं। अलबत्ता हो ये रहा है कि जो चीजें ममनू हैं उनको इतना ज्यादा आम किया जा रहा है, इतना ज्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है कि वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगे। तो लोगों को, यानी जिसको नहीं पता होता, वो फिर लोग सरप्राइज हो रहे होते हैं कि जी ये चीज भी मना है, तो ये उसके अंदर इशू आता होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक्स में अगर आप देख लें, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक दो चीजें हराम करार दी हैं, बाकी जितने भी ड्रिंक्स हैं वो सारे के सारे हलाल हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीजें होती हैं, अल्लाह ताला ने हमारे भले के लिए जो है ना वो डिफरेंट आइटम्स बताई हैं। तो इन चीजों को हम लोग टच करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अलाउड है। सबसे पहले तो ये कि इलस्ट्रेशन अलाउड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ को एक्सप्लेन किया था, बुखारी के अंदर आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक जो है ना बॉक्स बना के और फिर उसके अंदर लाइन लगा के कि इंसान की उम्मीदें इस तरह हैं और उसको मुसीबतें और मुश्किलात जो है ना वो जिंदगी के अंदर आती रहती हैं, इसकी उम्मीदें जिंदगी से भी बढ़ के हैं। ठीक है, बल्कि किसी ने ये गेम में भी शेयर किया कि जी गेम के अंदर भी इस तरह का कंसेप्ट जाहिर लगता है कि ये शेयर हो रहा है, और यही आइडिया हमारे अंदर कि अगर गेम के अंदर भी कुछ इस तरह की हम मॉरल मैसेज शेयर कर रहे हो, इलस्ट्रेशन यूज कर रहे हो, तो उनकी ज़ाहिर लॉजिक और वो रैशनल बढ़ेगा। इसी तरह मेटाफोर्स भी यूज किए जा सकते हैं। आप सब ने एक दफा मिसाल दी थी कि अगर एक कश्ती के दो लेयर्स हैं और निचली लेयर वाले लोग उसको खोदना शुरू कर दें और ऊपर वाले कहें कि जी हमें क्या फर्क पड़ता है, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, तो होगा यह कि जब पानी अंदर आएगा तो दोनों लेयर वाले पूरी की पूरी कश्ती डूबेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक मेटाफोर के तौर पे एक एग्जांपल लेके दिया। ठीक है, इसी तरह ये सादी वगैरह की बोस्तान सादी किताब है, इसके अंदर ज्यादातर वाकया सच्चे हैं, लेकिन बादकात ये लोग भी मेटाफोर से और फिक्शनल स्टोरीज से भी लोगों की इस्लाह के लिए बहुत सारी मिसालें लेते होते हैं। तो उससे ये कि यानी डिफरेंट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं लोगों को जब आपने पॉजिटिव मैसेज को पहुंचाना है। इसी तरह ड्राइंग के हवाले से अलबत्ता बहुत सेंसिटिव इशू है एनिमेशन के बारे में, क्योंकि सही मुस्लिम की भी एक हदीस नहीं बल्कि मुतअद्दिद हदीसें हैं, 2107 और 2108, आप पूरी लिस्ट चेक करें तो इसके अंदर कहा क्या गया है कि खास तौर पे बुत परस्ती और इसमें हैंड ड्रॉन पिक्चर जो है ना, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने तस्वीर बनाई है क़यामत के दिन उसको ये कहा जाएगा कि तुम, चूंकि अल्लाह ताला की, क्योंकि एनिमेट करने का जो लिटरल मीनिंग है वो है टू गिव लाइफ है। तो ड्राइंग कंप्लीट ह्यूमन एनिमेट इमेज, जिन चीजों की रूह है, जो लिविंग थिंग्स है, वो इस्लामिकली मना है। इसका जो कुछ सॉल्यूशंस अब बताए गए हैं, एक तो एक आ गया कि अगर किसी ने बनाई है तस्वीर तो कम से कम उसका हेड काट दें। तो अगर बुत वगैरह यानी किसी का बना हुआ है, ये कंप्लीट हैंड ड्रॉन पिक्चर है, तो उसका सर काट दें तो वो फिर तस्वीर के हुक्म से निकल जाती है। इसी तरह स्माइलीज वगैरह ये अलाउड है, और इंडिविजुअली अगर किसी ने कोई एक आधा ऑर्गन बना लिया, ठीक है, वो भी अलाउड है। और इससे ज्यादा डिटेल ये कि अगर सिलुएट्स आप यूज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ बाउंड्री आप टच कर रहे हैं, ये भी अलाउड है, ये भी यूज कर सकते हैं। इनकम्प्लीट इमेजेस हो गए, ठीक है, सिर्फ आईज नोज वगैरह, वो भी ओके हैं। या ये कि जिस तरह ये यूज किया, प्रोडक्टिव मुस्लिम की इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, ये देखने वाली हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ कि कैरेक्टर को यानी पूरी डिटेल नहीं बनाई हुई, लेकिन सिर्फ उसकी बाउंड्री बना के उसको सिर्फ एक फिक्शन, एक शेप दे दी हुई है, तो वो मैसेज भी कन्वे कर रहा होता है कि क्या आप किरदार करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी वीडियोस के अंदर मूवमेंट भी है। और इसी तरह ये द बेस्ट मुस्लिम वालों ने भी बनाई है, इन्होंने भी एक अच्छी एफर्ट की है, इनकी भी वीडियोस फनी भी हैं, और यानी और साथ में मॉरल मैसेज भी है। और उनके अंदर म्यूजिक यूज करने के बजाय उन्होंने सिर्फ साउंड इफेक्ट्स वगैरह जो है ना वो यूज किए हुए हैं। तो ये वर्थ लुकिंग इनटू हैं कि ये मीडियम्स हैं जो हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ताकि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो वो इस तरह पॉजिटिव बनाएं जिसके अंदर कोई ऐसा इशू ना आ रहा हो। इसी तरह साउंड के अंदर देख लें, साउंड आर्ट यूज करना, साउंड इफेक्ट्स यूज करना, सब कुछ अलाउड है। कोई अच्छी आवाज आप यूज करते हैं, हमिंग यूज कर रहे हैं, रिथम है, कोई मॉरल पोएट्री यूज की जा रही है, क्या, या साउंड को इको इफेक्ट्स दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ अलाउड है। सिर्फ जो चीज फॉरबिडन है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
ठीक है, ये कैटेगोरिकली अगर किसी को नहीं पता, ये इसके ऊपर मुतअद्दिद हदीसें हैं कि क़यामत से पहले बाद ऐसे लोग होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र किया कि वो शराब को, जिना को और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल समझेंगे। तो इससे यानी इज्तनाब जरूरी है। बल्कि इसमें एक बड़ी अच्छी किताब है, आपके से जो लोग गेम डिजाइन में इंटरेस्टेड हैं, ये भी इसी साल रिलीज हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ गेम ऑडियो एंड साउंड डिजाइन। तो 2020 में ये रिलीज हुई है। इसने काफी अच्छा साउंड आर्ट के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि वीडियो गेम के अंदर आप किस तरह यूज कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं यानी अब जो चीजें मना है इन जनरल, ऑब्वियसली जो अनसीन चीजें हैं, गॉड, एंजल्स, प्रॉफिट, सेल या और कोई भी चीजें, इनका बनाना, डिपिक्ट करना किसी भी फॉर्म में वो ठीक नहीं है। जो कम्प्लीटली हैंड ड्रॉन पिक्चर है लिविंग थिंग्स की, ठीक है, वो ममनू है। और 3D का भी सेम ही हुक्म है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है उसी की एक डिफरेंट फॉर्म है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने टच कर लिया है। इसी तरह इमोडेस्ट मैसेजेस है, इसका भी ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। ये जो हया वाला एलिमेंट है, ये वीडियो बल्कि आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इससे गो थ्रू करें, ताकि आप लोगों को वो जेंडर गैप्स का और इन चीज़ों का ना पता हो जिन्होंने डेवलप करनी है। इसको हम लोग इंशाल्लाह इस कोर्स में भी डिटेल में देखेंगे। जी देखिएगा साउंड आ रही है अगर आप लोगों को तो। There are plenty of mainstream Ahl Sunnah across the schools of thought scholars that allow this. That allow, for example, this kind of setting, if it's meant with certain kind of restrictions. You know, there shouldn't be small talk. Even if I crack a joke, it's to the entire audience, not to sisters by themselves or something, because that's inappropriate. That's not right. Right? And you're supposed to have a certain line, there's supposed to be a certain line of discomfort between you and myself, or between you and any other non-mahram. There's supposed to be a line of discomfort. There's supposed to be a level of seriousness. You're not supposed to be giggly when you come up individually and talk to a non-mahram man. You're not supposed to be like, no, I have a question, brother. You said this. Why? Learn to be like that. Learn not to be giggly around non-mahram men. Not smiley. Jazakallahu khairan for so many things you're doing. No. Say that on your own. Don't come up and say it to me. Don't come up and say it to me. Say that to your dad. Jazakallahu khairan, Baba. You're so awesome. Great. When you come up to a non-mahram, if it's your teacher, if it's the imam of the masjid, if it's your employer, keep a serious tone. Keep a serious tone. You know, when a woman uses a serious tone, the man becomes serious automatically. Girl comes up to you, you think she's kind of pretty, she comes up to you and says, Assalamu alaikum. You're not going to get your play around now. It's done. It's over. But she comes up to you and says, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No good. No good for you. Then you'll be like, oh, wa alaikum salam. You know, that's bad for you. So you have to keep a stern voice. And these rules, I'm kind of alluding to, Surah An-Nur already covers them. These rules are already there. You have to keep a stern voice. You have to keep your eyes low. As low as it doesn't mean you don't look away like, brother, I have a question. Like you don't do that either. But you don't stare at the person. You're like, yes, sister, do ask. No, not like that. Not like that. يغضوا من أبصارهم يغضضن من أبصارهن. That's normal. It's not like over the top, but the idea is to keep yourself low. Don't stare. You know, make just enough eye contact to get your point across, and that's it. That's all. You don't need more than. जी ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया कि यानी क्या गाइडलाइंस इस्लाम ने हमें दी हैं और हम लोग अपने गिरदोपेश में क्या देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया के ऊपर तो इन पर्टिकुलरली जो कुछ भी शो किया जा रहा होता है उनके अंदर इन चीज़ों का ध्यान नहीं किया जा रहा होता। तो इसी तरह जो बाज़ बड़े बड़े गुनाह हैं वो वेस्ट के अंदर बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इस्लाम वालिदैन का अदब सिखा रहा है, नमाज पढ़ने को इंतहाई अहम करार दे रहा है, और ज़ाहिर है वो मीडिया के अंदर उनके यहाँ कोई जिक्र नहीं होता, उनका पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, बल्कि उनकी डिसरिस्पेक्ट दिखाई जा रही होती है।
तो हमें इन चीजों के बारे में कोशिश रहने की जरूरत है, इन कंटेंट से गो थ्रू करें ताकि हम लोग जो कंटेंट बनाएं वो लोगों के लिए मोरली एथिकली डेवलपिंग हो। बाकी ये माइनर कंट्रोवर्सी है बात चीजों के अंदर, सिर्फ जैसे ये पिक्चर्स के बारे में। अब मोर रिसेंटली क्या हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो 3D पिक्चर्स आप सिर्फ तस्वीर खींच के 3D के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। iOS ऐप भी आ गई है, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके बारे में भी अब जाहिर है, फिलहाल मेजोरिटी का तो यही नजरिया है कि ये भी चूंकि पिक्चर और वो उसी की तरह है तो फिलहाल फॉरबिडन है। लेकिन एक स्कूल का है, ये इन्होंने जिक्र किया कि मालकी स्कूल के अंदर ये अलाउड है। तो लेट अस सी, बाद का न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में ज़ाहिर स्कॉलर्स को भी कॉशियस रहना पड़ता है। जैसे कैमरा है कि वो उसकी पिक्चर आया फॉरबिडन में आएगी या उसमें आएगी, लेकिन कैमरा चूंकि हाथ से नहीं बनाया जा रहा होता, उसके अंदर तस्वीर वो सिर्फ एक इमेज को कैप्चर करता है, तो वो अलाउड स्कॉलर ने क्लेम किया। इसी तरह हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये पूरे की समरी है, मैंने स्लाइड पे दे दिया है कि जिस साउंड में, आर्ट मॉडलिंग में, बाकी चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें अलाउड हैं लेकिन चंद चीज़ें फॉरबिडन है, तो हमने उनसे बचते हुए जो है ना बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। बाकी ज़रा मुस्लिम वर्ल्ड ने भी बहुत सी अटेम्प्ट की एनिमेशंस की। ये पाकिस्तानी दो भाई हैं, अमेरिका में होते हैं, उन्होंने बुराक बनाई है। इसी तरह बुरका एवेंजर्स, तीन बहादुर, ये पाकिस्तान के अंदर बनी है। अल्लाह यार के नाम से जो एक एनीमे आई है वो उसने अनरियल इंजन से बनाई है, जो कि एक्चुअली वीडियो गेम डिजाइनिंग के लिए इंजन बना हुआ है। तो यानी ये वीडियो गेम के अंदर जो आप नॉलेज और स्किल्स गेन करेंगे वो आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह टीवी शो तगरल है, जैसे आजकल फेमस हुआ है। अब ये मुस्लिम 3D गेम है, ये इन्होंने क्या किया, पूरा हरम जो है ना वो, ये जर्मनी बेस्ड ग्रुप है, इसने ये भी 2019 में बना रहा है इस वक्त। इस साल उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगी। तो इन्होंने भी यानी ये इस तरह उम्र हज को लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए गेम बनाई है कि आप करैक्टर को खुद से मूव भी कर सकते हैं और जो है ना वो हरम और उसके गिरदोपेश की चीजों को वो विजुअलाइज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इस तरह नशीद है, इस्लामिक रिलीज, एक इंटरेस्टिंग कराची बेस्ड ग्रुप है। इन्होंने यानी साउंड को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया और बहुत अच्छा कलाम जो है ना वो रिलीज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो मॉरल डेवलपमेंट के लिए ये बड़े अच्छे लिंक्स है कि अगर आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, इन लिंक्स को चेक करें। हैंगमैन जैसी गेम किस तरह यूज की जा सकती है, ठीक है, कोरिया के ऊपर जो है ना किस तरह लोग यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट गेमिंग चीजों को, कैसे आप एजुकेशन के लिए और लर्निंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सजेशन इसमें यही है कि आपकी अक्लमंदी और लेवल ये है कि आप कुछ चीजें बेस्ट के लिए लर्न करें और उसमें से फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मर्ज करके उसको रिक्रिएट करें। ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बेशक पढ़ लें क्योंकि आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्री रिसोर्सेज के ऊपर। आप में से वो लोग जो गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, आप लोगों के लिए आई थिंक ये लिंक्स बहुत वैल्यूएबल होंगे। सबसे पहले तो गेम डिजाइन के अंदर ये एक्स्ट्रा क्रेडिट्स है, आज गेम डेवलपमेंट है, इनके यूट्यूब पेजेस के ऊपर ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ इनकी वीडियोज ही देख ले तो आपकी अच्छी खासी लर्निंग इसी से हो जाएगी। इस तरह ये सीजी स्पेक्ट्रम है, जीडीसी है, ठीक है, गेम डेवलपमेंट के ऊपर अगर यूनिटी वगैरह जिन लोगों ने लर्न करना है, ब्रैकिस की वीडियोस फेमस हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अपलोड करता रहता है। इसी तरह इसके अलावा गेम आर्ट अगर लर्न करना है, ट्रेंड का न्यूजा की इसकी वीडियोस हैं। तो इनके अंदर सेवरल डजन्स ऑफ आवर्स का कंटेंट जो है ना वो इन लिंक्स के ऊपर अवेलेबल है। ये सारी फ्री रिसोर्सेज आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स के ऊपर अगर आए तो ये gamedesigning.org बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आई थिंक इसने अच्छी खासी जो है ना एडवाइस और लिंक्स दिए हुए हैं। ये आपको यूट्यूब वीडियोस भी बता देगा, कोर्सेज और डिग्रीज भी बता देगा। तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, कैश करें ताकि आप लोगों को इससे फ्री रिसोर्सेज को बेनिफिट कर सकें। इसके अलावा ये मिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, ये भी अच्छी सोर्सेज हैं। सीजी स्पेक्ट्रम है, उडेमी, लिंडा, कोर्सेरा, ठीक है, ये सारे बड़े फेमस हैं सारे के सारे, एडेक्स वगैरह ये सारे। इन सब में ये है कि कुछ कोर्सेज फ्री हैं और कुछ पेड होते हैं। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप लोग पहले इनकी फ्री रिसोर्सेज को हार्नेस कर लें, फिर हम लोग पेड को भी देख लेंगे कि वो तो बात की बात है, क्योंकि इन माय ओपिनियन ज्यादातर कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता है, तो उसको कैश करें। तो इन सोर्सेज को, इन सारे लिंक्स को ना आप लोग चेक कर लीजिएगा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आपको गेम डिजाइन के लिए जरूरत पड़ेगी, गेम डेवलपमेंट वालों को जरूरत पड़ती है यूनिटी और अनरियल इंजन की, ये ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग और कोडिंग से ही, और चूंकि आप में से आधे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं वो लोग ग्रिप कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा 3D मॉडलिंग में ब्लेंडर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। वैसे
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माया है लेकिन एक्सपेंसिव है, ये भी क्लेम करते हैं कि 3 इयर्स के लिए स्टूडेंट लाइसेंस फ्री देते हैं। तो ये ट्राई कर ले आप में से अगर कोई लर्न करना चाहता है। आर्ट में ज़ाहिर है एडोबी फोटोशॉप स्प्राइट जो है वो एनिमेशन वगैरह के लिए यूज होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जनरल टिप अब आप सब लोगों के लिए ये है कि आप ये देखिएगा कि तकरीबन ये एक बड़ा फेमस है 20 आवर्स और 10,000 आवर्स। 20 आवर्स कहते हैं कि आपने कोई भी चीज अगर लर्न करनी हो ना तो आप सिर्फ 20 घंटे के अंदर लर्न कर सकते हैं। 20 आवर्स आप उसको दे दें तो आपको वो चीज आ जाएगी, ठीक है, या 3 किताबें आप उसके ऊपर पढ़ लें तो सिर्फ इतनी देर के अंदर जो है ना ये चीजें कवर हो जाएंगी। और 10,000 आवर्स कहते हैं आपको किसी भी चीज को मास्टर करने में चाहिए, यानी तकरीबन 5 साल अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं किसी एक फील्ड में। तो इसमें मेरी आप सब लोगों के लिए टिप ये होगी कि आप जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलिटी भी ध्यान में रखें कि आप लर्न सारा कुछ करें। गेम डिजाइन के जितने भी शोबे हैं मैं भी आगे बता भी देता हूँ, इसकी मल्टीपल डायमेंशन है, लेकिन एक्सपर्टीज आपको इवेंचुअली किसी एक के अंदर स्पेशलिटी बिल्ड करनी होगी जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो जाए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये इतनी आसानी से आपको क्विकली नहीं आते, ठीक है। तो ये वीडियोस भी देखें और आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से फिर ये चीजें जो है ना आपकी वो ग्रिप गेन होगी। तो डिग्री वर्सेस सेल्फ लर्निंग के ऊपर आते हैं। मसलन इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है। गेम डिजाइन के अंदर ये देख लीजिएगा कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस फील्ड के अंदर कोई नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके अंदर अमूमन बहुत जल्दी जो है ना वो लोग अपनी स्किल गेन कर लें तो आप इंडस्ट्री के अंदर इन हो जाते हैं। तो प्रोज ऑफ डिग्री क्या है कि आप दायरा किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लर्न कर रहे होते हैं और लाइफ लॉन्ग आपको कलीग्स मिल जाते हैं और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जहाँ पे डेडलाइन होती है असाइनमेंट्स की। लेकिन कौन ये कि डिग्रीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और सिर्फ 20% ऐसी इन्फो देंगे आपको जो बिल्कुल नहीं होगी। 80% तकरीबन आजकल फ्री रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। प्लस डिग्री को आप अपने पेस पे नहीं चला सकते। अगर 2 साल की डिग्री है तो वो 2 साल में ही होगी, आप उसको ना जल्दी कर सकते हैं ना डिले भी, वो यूजुअली बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसी तरह और अलबत्ता एक बहुत बड़ा कौन ये है कि जॉब वारंटी किसी किस्म की नहीं होती, हालांकि लाखों के हिसाब से उनकी फीस होगी। तो ये प्रोबेबली वर्थ इट नहीं होता कि आप डिग्री के लिए ऑप्ट करें। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं खुद से, आप में से जो इंटरेस्टेड हो। अब आता है कि क्या गेम डिजाइन का कैरियर आपके लिए है। इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसने बड़ा अच्छा लिख दिया हुआ गेम डिजाइन ने कि ये 6 सवाल आप अपने आप से पूछें। अगर तो आपका 6 सवालों का आंसर यस में आ रहा है ना तो फिर तो गुड चांसेस हैं कि आप वीडियो गेमिंग डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर अच्छा चलेंगे। मसलन क्या आपको गेम्स खेलने का शौक है, अगर नहीं है तो यूजुअली ये होता है कि आप फिर पैशनेट नहीं होते, आप ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। क्रिएटिव हैं क्या आप एक गेम जो बुरी है उसके एलिमेंट्स को गेज कर लेते हैं कि इसकी किस वजह से बुरी है, ठीक है। क्या डिटेल की बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है आपको, क्योंकि गेम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए होती है। और क्या आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि गेम डिजाइन में यही होता है कि जब शिपिंग डेडलाइंस आती है तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर, स्ट्रेस के अंदर काम करना पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो अगर तो इन 6 सवालों का आंसर यस में आता है आपका, फिर हम देख सकते हैं कि जी गेम्स वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आप क्या कैरियर चूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैरियर चॉइसेस हैं। या तो आप अपना स्टूडियो बनाएं, आप खुद सीईओ बन जाएंगे इंडी डेवलपमेंट इन पर्टिकुलरली, या आप गेम डिजाइनर बने जिसमें आपने गेम के मैकेनिक्स लेवल वगैरह बनाने होते हैं, या आप आर्टिस्ट बने जिसने कंसेप्ट आर्ट, बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स वगैरह डिजाइन करने होते हैं, या आप 3D मॉडलिंग में आए, ब्लेंडर और माया वगैरह पे ग्रिप गेन करें, एनिमेशन में आए, कैरेक्टर मूवमेंट के ऊपर आए, गेम डेवलपर बने, कोडिंग करके पूरा यूनिटी अनरियल इंजन के ऊपर फॉर एग्जांपल आप गेम बनाएं, या विजुअल इफेक्ट्स हुडिनी वगैरह के थ्रू विजुअल इफेक्ट्स ऐड करें, या साउंड डिजाइन के शोबे के अंदर आए। तो ये ब्रॉडली स्पीकिंग एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप जिस गेम डेवलपमेंट हाउस के लिए काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। उसके अंदर अगर छोटा है तो एक बंदा कई रोल प्ले कर रहा होगा, और बहुत बड़ा है तो इसके अंदर भी सब डायमेंशन और डिवीजन उसके अंदर बन जाती होती है। तो फाइनल कमेंट्स मेरी तरफ से यही है कि इसमें जो डिफिकल्टीज आती है गेम डिजाइन में वो ये बहुत टफ फील्ड है, बहुत रिगरस है, स्पेशली जब डेडलाइंस आती है तो बाद लोगों को इवन ऑफिस के अंदर ही सोना पड़ रहा होता है। और आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है, बल्कि इवन पैशनेट ही नहीं, ऑब्सेसिव लेवल तक जाना जरूरी है, फिर जाके आप इसके अंदर प्रॉपर्ली डेवलप कर दें। बेनिफिट्स इसके अंदर अलबत्ता ये है, जो ये तो डिफिकल्टीज हैं, बेनिफिट ये होता है कि आपकी अपनी बनाई हुई स्टोरीज आप पूरी दुनिया जब लोग देखते हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस भी होता है। और इसके अंदर रूम गैप बहुत ज्यादा है, खासतौर पर पॉजिटिव मैसेज इंसानियत तक पहुंचाने के लिए इस वक्त बहुत इसकी डेफिशिएंसी आप लोग कह लें, दुनिया के अंदर बहुत कम लोग जो है ना वो इस लेवल का काम कर रहे हैं।
तो खासतौर पे यानी इवन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग बहुत कुछ जो है ना पॉजिटिव उसके अंदर कर सकते हैं। तो इसमें मेरा ये प्लान है कि जो गेम कोर्स कवर करवाऊंगा मैं, उसके अंदर गेम डिजाइन, खासतौर पे गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर गेम मैकेनिक्स पे हो सकता है, एक असाइनमेंट हो जाएगी, कैरेक्टर्स पे, स्टोरीज पे, ठीक है, वर्ड को मोरल लेसन के ऊपर कोई मल्टीप्लेयर गेम आप बनाएं तो एक असाइनमेंट जो है ना वो पर वीक, 1 से 2 असाइनमेंट हम पर वीक रख सकते हैं 3 से 5 घंटे में जो कि बन जाए। तो उसमें ये कि चीजें आप डिफरेंट लर्न कर लेंगे। तो इंटेंशन अपनी ठीक रखें, फन पार्टी गेम्स बनाई जा सकती है, मोरल मैसेजेस जो है ना वो लोगों तक स्प्रेड किए जा सकते हैं, और ज़ाहिर आप दूसरों को भी जो चीज़ आ जाती है वो फिर सिखा सकते हैं। ये मैं 3 अगस्त से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बल्कि नेक्स्ट वीक 27 जुलाई से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोगों की क्या मोटिवेशन है। आप लोग अपना फीडबैक भी शेयर कर लीजिएगा तो फिर हम ताकि उस हिसाब से क्लासेस रखें। बाकी अगर आप में से कुछ एडवांस में इंटरेस्टेड हुए ज़्यादा स्टूडेंट्स, यूनिटी वगैरह वो देख लेंगे, फिर आप लोग खुद भी उसमें से पिच कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैसेज वही है असल कि अपना जो जिंदगी की तख्लीक का मकसद है वो आप लोग जहन में रखें। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो आप टाइप करके जूम चैट पे पूछ ले, मैं उनके आंसर जो है ना फिर वो अभी दे दूंगा।